नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब एंड होने वाला है और जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है टैक्स प्लानिंग करने के लिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये लास्ट वीडियो भी मैंने बनाया था कि ITR के फॉर्म जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए थे दिसंबर में, तो उस जो चेंजेस हुए थे उसके अंदर, तो वो सारे चेंजेस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। इसमें मैं आपको एक्सेल शीट के साथ एग्जाम्पल समझाऊंगा पूरा, जिसमें ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब का डिफरेंस बताया गया है और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्लैब के बीच में 15,000 रुपये का डिफरेंस है, वो आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो कोई देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने ओल्ड रिजीम और यहाँ पे न्यू रिजीम दोनों के हिसाब से मैंने आपको पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। ठीक है, अब उनका पैकेज है 9 लाख रुपीज़ का, वो 9 लाख रुपये पर ईयर की सैलरी उठाते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो ओल्ड रिजीम में आपको पता होगा कि अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है 50,000 का। ठीक है, तो जिसमें 9 लाख की अगर सैलरी है तो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी मिल जाता है। तो यहाँ पे 8,50,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब पैसा आदमी कमाता है तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी सेविंग भी करूँ कुछ। ठीक है, तो इन्होंने सेविंग करने के लिए कुछ शेयर परचेज किए हुए हैं, तो उनका डिविडेंड आ रहा है। अब मान लेते हैं डिविडेंड 30,000 रुपये आया साल का। ठीक है, कुछ FDR में भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब FDR में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उससे 1.5 लाख रुपए की, मान लेते हैं हम कि 1.5 लाख रुपए की उससे इंटरेस्ट मिली हुई है FDR से। ठीक है, पूरे साल में तो कुछ पैसा बैंक सेविंग अकाउंट में भी पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर हमें 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो अदर देन सैलरी इनकम होती है, वो हमारी बेसिकली अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट की जाती है। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन FDR, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ये सारी ही इनकम हमारी अदर सोर्सेज में काउंट की जाती है। और अगर मैं इनका टोटल देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी 2 लाख रुपए हो रही है। ठीक है, यानी कि मेरी अदर सोर्सेज से इनकम जो 2 लाख रुपए है और सैलरी से मेरी इनकम 8,50,000 रुपए हो चुकी है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मेरी टैक्सेबल इनकम अभी इसके हिसाब से कितनी आ रही है? 10,50,000 रुपए। ठीक है, अब 10,50,000 की यहाँ पे मेरी टैक्सेबल इनकम आ चुकी है। अब इन्होंने शेयर में भी पैसे लगाया हुआ है, FDR पे भी पैसे लगाया हुआ है, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रहता है। ठीक है, तो इन्होंने सेविंग भी कुछ की हुई है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, तो इन सब का जो खर्चा होता है तो वो सब हमारा कवर होता है अंडर सेक्शन 80C, जिसकी डिडक्शन हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप 80C के अंडर में आप इनकी डिडक्शन ले सकते हो, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है। मैंने मान के चल लिया कि यहाँ पे मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इस बच्चों की स्कूल फीस में 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि सभी ने ये करा रखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं कराया है तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ 25,000 रुपये का, जिसकी अंडर सेक्शन 80D में इनकी छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप 80D में उठा सकते हैं। तो इन्होंने 25,000 रुपये यहाँ पे लिए, काफ़ी समझदार पर्सन है, इन्होंने 80C भी फुलफिल कर लिया है, 80D का भी इन्होंने पूरा बेनिफिट उठाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि NPS की, अंडर सेक्शन 80CCD 1B। ठीक है, ये सेक्शन बात करता है NPS की डिडक्शन की। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाता है, ये NPS है। अब मैं अभी आपसे दोस्तों बोल रहा था कि प्लानिंग कर लेते हैं। अगर जिन लोगों को टैक्स की प्लानिंग करनी है और उनको लगता है कि अगर मेरे को NPS में इन्वेस्ट करना है या मेरी 80C कुछ कम रह गई है तो मुझे वहाँ पे उसको पूरी करना है। ठीक है, ताकि मेरे टैक्स ना जाए और बल्कि मेरी सेविंग हो जाए। तो ये सब प्लानिंग करने के लिए दोस्तों अभी समय बचा हुआ है आपके पास, मार्च तक प्लानिंग आप कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मार्च के बाद आपको वो मौका नहीं मिलता है। तो अभी सपोज करते हैं कि इन्होंने इतना अपना इन्वेस्ट करा हुआ है इसी साइड में। ठीक है, जिसका टोटल 2,25,000 रुपये होता है। अब 2,25,000 की इनकी डिडक्शन हो गई, जो कि सारी इनको अलाउ होने वाली है। ठीक है, अब 10,50,000 की इनकी सैलरी थी, 2,25,000 की इनकी जो डिडक्शन माइनस होने के बाद इनकी नेट इनकम जो निकल के आती है 8,25,000 रुपये निकल के आती है नेट इनकम। ठीक है, 8,25,000 रुपये इनकी नेट इनकम निकल के आ चुकी है, जो कि टैक्सेबल है। अब 8,25,000 को हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड रिजीम में इनका क्या सिनेरियो रहने वाला है। मैं आपके साथ एक बार टैक्स स्लैब डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास टैक्स स्लैब है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर टैक्स स्लैब में आपको समझाने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर अपना 24-25 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड रिजीम की बात करें और इंडिविजुअल की केस में बात कर रहे हैं जिनकी एज 60 ईयर्स तक है या 60 ईयर से कम है।
ठीक है। तो उनके लिए ये तो पुराना स्लैब है, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार पूरा यहाँ पे डिटेल से समझा देता हूँ कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से लेके 3 लाख ये अलग स्लैब बनाया हुआ है अलग से, लेकिन ये क्योंकि ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में है, तो यहाँ पे 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, ठीक है, ये 5% का टैक्स रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक की जो इनकम होती है हमारी, वो 20% टैक्सेबल होती है, 20% के हिसाब से टैक्सेबल होती है। अब 10 लाख बात करें तो यहाँ पे 30% के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। और यहीं अगर हम सीनियर सिटीजन के केस में बात करते हैं, जिनकी एज 60 और 80 के बीच में है, 60 साल और 80 साल के बीच में है उनकी एज, तो उनके लिए 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये 2 पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है इसको। और 3 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम पर इनको 5% का टैक्स देना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनके लिए भी स्लैब सेम है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, एबव 10 लाख 30%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनकी एज 80 ईयर से भी ज्यादा है, तो उनके केस में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और एबव 10 लाख 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे आपने ये टैक्स स्लैब देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी स्लैब में डिस्कस किया आपके साथ, 0 से लेकर 2.5 लाख तक का टैक्स 0 आता है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है, नील है। अब 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की जो इनकम है, तो उसके बीच का जो इनकम आता है 2.5 लाख रुपए आता है, जिसपे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स बना, ठीक है। अब इनकी इनकम 8,25,000 है, क्योंकि 5 लाख के बाद सीधा 10 लाख का स्लैब है, तो 5 लाख से 8,25,000 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 3,25,000 रुपए होता है, जिसके ऊपर 20% का टैक्स चार्ज होगा, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स स्लैब लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट किया 3,25 पे 20%, तो ये 65,000 आता है, ठीक है। तो अगर हम इनके केस में बात करें तो 77,500 का आपको टैक्स बना है, ये ओल्ड रिजीम के हिसाब से बना है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 87A जो रिबेट मिलता है। तो ये रिबेट दोस्तों उनके लिए मिलता है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, ठीक है। जिनकी 5 लाख रुपए तक है उनको ये 12,500 का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है, जिसपे 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स बनता है, और वही 12,500 की रिबेट मिल जाती है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम रहती है या 5 लाख तक रहती है, ठीक है। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा चली जाती है तो ये रिबेट यहाँ पे 0 हो जाती है, ये रिबेट आपको डिसअलाउ हो जाती है, मिलती नहीं है, ठीक है। तो इनकी सैलरी 8,25,000 थी, इसलिए इनके केस में ये डिसअलाउ हो चुकी है, यहाँ पे इनको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं टैक्स की, तो यहाँ पे 77,500 रुपए टैक्स बना। अब टैक्स के बाद दोस्तों एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%, तो वो दोस्तों टैक्स के ऊपर 4% लगता है, ठीक है। इनकम के ऊपर कुछ लोग क्या इनकम के ऊपर समझते हैं कि इनकम के ऊपर 8,25,000 के ऊपर 4% लगेगा, नहीं, जो आपका टैक्स बना है उस टैक्स के ऊपर 4% लगता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने D31 जो मेरा टैक्स था 77,500, उसके ऊपर 4% निकाला है, तो मेरा 3,100 रुपए आ रहा है। इस केस में जो मेरा टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा मेरा 80,600 रुपए, ठीक है। अब 80,600 रुपए मेरा ओल्ड रिजीम के हिसाब से बना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यू रिजीम की। सेम सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनकी इनकम 9 लाख रुपए है। न्यू रिजीम में दोस्तों पहले कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती थी, लेकिन अभी बजट 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन इस केस में भी न्यू स्लैब में भी गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी ये अलाउ कर दी है, तो ये बहुत अच्छा है और इससे सभी को बेनिफिट होगा कि अंडर सेक्शन 16 यहाँ पर भी अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर 9 लाख की इनकम है तो यहाँ पे भी 8,50,000 रुपए आफ्टर डिडक्शन ये इनकम हो जाती है, ठीक है। अब अदर सोर्सेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे भी, तो सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। डिविडेंड से 30,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन एफडी 1.5 लाख रुपए और सेविंग बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए की इनकम इनको मिली हुई है। तो टोटल इसका देखूंगा तो मैं 2 लाख रुपए होता है। ग्रॉस टोटल इनकम मेरी 10,50,000 हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्तों। न्यू रिजीम में आपको ये डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती है, ना तो 80C अलाउ की जाएगी, ना 80D और ना ही 80CCD, ठीक है। ना तो इसमें एनपीएस का बेनिफिट मिलेगा, ना हेल्थ इंश्योरेंस का, ना ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और स्कूल फीस का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो अब आपकी इस केस में टैक्सेबल इनकम 10,50,000 ही मानी जाएगी। जो आपका टैक्स लगेगा 10,50,000 की इनकम पर लगेगा, ठीक है। दोस्तों गवर्नमेंट चाहती है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू रिजीम में जाएं, क्योंकि उनको ये डिडक्शन जो होती है ना, डिडक्शन से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ लोग फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फेक डिडक्शन को रोकने के लिए न्यू रिजीम को लाया गया है, ताकि यहाँ पे कोई भी डिडक्शन ना देनी पड़े गवर्नमेंट को और लोग फेक डिडक्शन क्लेम ना कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 10,50,000 की मेरी इनकम आ चुकी है।
अब एक बार न्यू रिजिम डिस्कस कर लेते हैं कि उसका स्लैब क्या है। तो न्यू रिजिम में दोस्तों अप टू 3 लाख इनकम पर जीरो टैक्स है। 3 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है, निल रहता है। यहाँ पे 3 लाख का स्लैब चलता है। ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख का स्लैब चलता है, यहाँ पर 3 लाख बढ़ता जाता है। तो 3 लाख से लेके 6 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और 6 लाख से लेके 9 लाख तक की जो इनकम है उस पर 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे अभी टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये क्यों लिखा हुआ और इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको पूरा आगे समझाऊंगा। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपको 15% कैलकुलेट होगा। 12 से 15 पे आपको 20% और 15 से ऊपर अगर है आपकी इनकम तो 30% का टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी सैलरी 10,50,000 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख तक तो मेरा जीरो टैक्स है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो डिफरेंस अमाउंट था वो 3 लाख रुपए है। तो 3 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी कि 15,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं 6 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच की, तो इसका डिफरेंस भी 3 लाख रुपए है। 3 लाख पे 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो ये 30,000 रुपए का टैक्स लगेगा, ठीक है। अब इनकी इनकम 10,50,000 है, तो 9 लाख से लेकर 10,50,000 तक कम डिफरेंस देखते हैं तो 1.5 लाख रुपए आता है। अब उस 1.5 लाख के ऊपर इनको जो टैक्स लगेगा वो 15% के हिसाब से लगेगा। अब 15% के हिसाब से 22,500 रुपए का इनका टैक्स हो गया है। अब टोटल टैक्स की बात करूं तो 67,500 रुपए का टैक्स हो गया, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो दोस्तों न्यू रिजिम में रिबेट जो है 87A ये 25,000 की होती है। यहाँ पे 25,000 की आपको रिबेट मिलती है, और ओल्ड स्लैब में यही देखा जाए तो ये 12,500 की मिल रही थी, ठीक है। अब ये 25,000 की कैसे मिलती है कि 3 लाख से 6 लाख तक की जो इनकम है, वो जो 3 लाख है, 3 लाख से 6 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% के हिसाब से 15,000 का टैक्स लगता है, ठीक है। अब 6 लाख से लेके 9 लाख तक की जो इनकम है उसके बीच में 3 लाख रुपए होती है, जिस पर 10% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो यहाँ पे 6 लाख तक की तो इनकम यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे अगर मैं 1 लाख रुपए और काउंट करूं, मान के चलो 7 लाख रुपए की इनकम है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आएगा। 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए का टैक्स हो गया। तो ये मिला के मेरा 10,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स हो गया, ठीक है। मान के चल रहा हूँ यहाँ पे मेरी इनकम 1 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की इनकम है, तो ठीक है। तो ये मेरा 15,000 और 10,000 मिला के मेरा 25,000 रुपए होता है, ठीक है। तो 25,000 अगर मेरी सैलरी 7 लाख तक है तो मेरे को यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी 25,000 की, और मेरा टैक्स हो जाएगा जीरो, ठीक है। टैक्स मेरा जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। लेकिन इस केस में 10,50,000 की इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी रिबेट जो है जीरो हो चुकी है, डिसअलाउ हो गई, रिबेट मुझे नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा 67,500 का, ठीक है। अब 67,500 का टैक्स लगेगा, और यहाँ पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा जो कि 2700 रुपये होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स जो पेबल है 70,200 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर ओल्ड स्लैब के हिसाब से देख रहे थे तो 80,600 रुपये आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 80,600 माइनस 70,200, ये आ रहा है दोस्तों 10,400 रुपये का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 10,000 रुपये भी काफी बड़ी रकम है। और दूसरी बात, यहाँ पर न्यू रिजिम में जाने से आपको बेनिफिट ये भी है कि आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लोग क्या है कि कुछ डिडक्शन पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए, उनकी इनकम पे टैक्स कम बने। तो यहाँ पर न्यू रिजिम में आपके पास सारा पैसा आपके हाथ में रहने वाला है, आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका मन नहीं है तो। नहीं तो पैसा इन्वेस्ट करना इज अ गुड, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो करता है, ठीक है। आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका पैसा काम कर रहा होता है रात को, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रिजिम के हिसाब से आपने जितना इन्वेस्ट करना है आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपके पास टाइम है कि आपने न्यू रिजिम में जाना है या आपने ओल्ड रिजिम में जाना है। ओल्ड रिजिम में जाना है तो आपने अगर डिडक्शन लेनी है तो आप उनका इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और अगर आपने न्यू रिजिम में रहना है तो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको डिडक्शन मिलने वाला है नहीं, ठीक है। यहाँ तक कहीं पॉइंट क्लियर है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि समय काफी कम बचा हुआ है, ये 3 महीने बचे हुए हैं, जनवरी चल रहा है, ठीक है। मार्च तक आपने जो ये सब चीजें करनी है। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था कि बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट आपको न्यू रिजिम में डालने वाली है। बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट आपको न्यू रिजिम में डालने वाली है, और ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर होने वाली है कि न्यू रिजिम में गवर्नमेंट आपको बाय डिफॉल्ट क्यों डालने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, और चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।